प्रथम विश्व युद्ध में साराजेवो, दूसरे विश्व युद्ध में पोलैंड, इन दोनों की जो भूमिका रही उनके विश्व युद्ध में, क्या होर्मुज आने वाले दिनों में विश्व युद्ध की पटकथा लिख रहा है? ये हम क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे। किस तरीके से होर्मुज की वजह से ईरान, रूस और चाइना का गठजोड़ मजबूत होता जा रहा है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्या चीन, रूस और ईरान की संधि होर्मुज में यूएस की जल समाधि की वजह बनेगी? कौन सी वो घटनाएं हैं जो इस समय घट रही हैं, कौन सी वो खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, जो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिनों में होर्मुज पूरी दुनिया के लिए वो पार्लेंस रख सकता है जो इससे पहले साराजेवो या पोलैंड ने रखा है प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में। जरा ये खबर देखिए, साउथ लेबनान के तायर में आईडीएफ का हमला, हिजबुल्लाह के कमांड बिल्डिंग पर बमबारी, रिहायशी इलाके के बीच हिजबुल्लाह का ठिकाना। यहां देखिए, ये अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि इजराइल उसने हमास के ऊपर कार्रवाई की हो या हिजबुल्लाह पर कार्रवाई के दौरान, या फॉर दैट मैटर ईरान में भी जब उसने बमबारी की, कई बार नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इजराइल का हमेशा से पर्सपेक्टिव रहा है कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज हमेशा सिविलियन ठिकानों को आड़ बनाकर उसकी ओट में छिपकर हमला करते हैं, और ऐसे में हमारे पास फिर उन जगहों को निशाना बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। और इसी तरह का ये एक हमला जो आप यहां पर देख रहे हैं, नागरिक इलाकों में हिजबुल्लाह ठिकानों पर हमला। यहां खबर देखिए, तायर से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे थे रॉकेट, तायर के रिहायशी इलाकों से रॉकेट फायर का दावा। तायर से भी रिहायशी इलाकों के बीच से रॉकेट फायर किए जा रहे थे, यह दावा किया गया है। और जाहिर है इसी तरह की टैक्टिक्स की वजह से नागरिक ठिकाने जद में आते हैं, और फिर यह कहा जाता है कि देखिए युद्ध अपराध किया जाता है, युद्ध अपराध किया जा रहा है और नागरिक ठिकानों को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। अगली खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका बढ़ा रहा है अपनी नेवी की ताकत। यूएसएस जॉर्ज बुश जिब्राल्टर पार कर आगे बढ़ा, रेड सी और हूती इलाके से बचने के लिए बदला रास्ता। सेंट्रल कमांड के क्षेत्र में यूएसएस जॉर्ज बुश की तैनाती, मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से मौजूद। यह तैनाती ये बता रही है कि अमेरिका भी इस तरफ कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता कि अगर ये ना चाहते हुए भी उसके लिए एक लंबा कैंपेन है तो उसकी तैयारियां पूरी रहनी चाहिए, और साथ ही ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी माउंट करता है दुश्मन के ऊपर। जब इस तरह की तैनातियां होती हैं तो दुश्मन को भी ये लगता है कि इन तैनातियों का मतलब यह है कि खुद को पूरी तरह तैयार किए हुए है अमेरिका, और आने वाले दिनों में बात नहीं बनती है तो ईरान के लिए और ज्यादा विध्वंसक होगा। जाहिर है ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा भी है, और तैनाती वहां पर इस बात का द्योतक, इस बात का इंडिकेशन तो दे ही रही है कि आने वाले दिनों में ये तनाव और लंबा खिंचेगा। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमान इन तमाम घटनाओं को किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और खासतौर से होर्मुज में जो सिचुएशन बनी हुई है, क्या वो आने वाले दिनों में एक विश्व युद्ध वाली पटकथा तैयार हो रही है? एयर कॉमोडोर कार्तिकेय काले हमारे साथ आज की चर्चा में शामिल हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार, आशीष सिंह डिफेंस जर्नलिस्ट, अचल कुमार मल्होत्रा पूर्व राजदूत। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, होर्मुज में यूनाइटेड स्टेट्स की नाकाबंदी से तनाव बढ़ गया है। होर्मुज में बन रही ये टकराव की स्थिति और बड़ी होती जा रही है, किसी वक्त टूट सकता है सीज फायर। होर्मुज में तनाव सीज फायर के लिए, टूटने के लिए वजह बनेगा, और फिर यहां पर होने वाला तनाव वजह बनेगा आने वाले दिनों में एक वैश्विक तनाव का, और वो वैश्विक तनाव विश्व युद्ध की शक्ल भी ले सकता है, ये बहुत सारे जानकार कह रहे हैं। यहां 180 से ज्यादा जहाज अभी फंसे हुए बताए जा रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच में चल रही खींचतान के बीच में। हालांकि उसी दौरान कई जहाजों का वहां से निकलना, जिसमें अमेरिका, उसमें चाइना का भी एक महत्वपूर्ण जहाज शामिल है, उससे यह लग रहा है कि ये खींचतान अब सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच नहीं रहने वाली, अब ये बड़ी हो सकती है। जरा यहां देखिए, होर्मुज नाकाबंदी पर चीन की अमेरिका को चेतावनी भी सामने आ गई है। होर्मुज में नाकाबंदी वैश्विक हितों के खिलाफ है, ये डेंजरस है, चाइना की तरफ से कहा गया है। नाकाबंदी से क्षेत्रीय तनाव भड़क सकता है, चाइना ने वार्निंग दी है। नाकाबंदी से तेल सप्लाई बाधित होगी, चीन ने कहा है। ईरान का तेल 90% उसका ग्राहक चीन, और चीन की तरफ से चेतावनी कि अमेरिका की तरफ से होर्मुज में जो तनाव वाली स्थिति बनाई जा रही है वो खतरनाक है, और ये वैश्विक तनाव को जन्म दे सकती है। अगली खबर, होर्मुज तनाव पर रूस का एक बड़ा बयान भी आया है।
सर्गेई लैवरोव। अमेरिका दुनिया को होर्मुज खुलवाना चाह रहा है। यहां पर क्या कहा गया है देखिए, टेंशन बढ़ा रहा है अमेरिका और दुनिया होर्मुज खुलवाना चाह रही है। मेदवेदेव की तरफ से बयान आया है। सर्गेई लैवरोव ने इस बीच चाइना की यात्रा की है और अमेरिका होर्मुज की नाकेबंदी कर रहा है। मेदवेदेव ने कहा ईरान का परमाणु बम है होर्मुज। मेदवेदेव का कहना है कि असल में बिना असल न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल किए हुए भी होर्मुज के जरिए पूरी दुनिया को न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी ही समस्या दे सकता है ईरान। मेदवेदेव का कहना है। ये क्या वाकई होर्मुज फिर से न सिर्फ ये सीजफायर तोड़ेगा, इस तनाव को फिर से भड़काएगा, बल्कि इस बार इस तनाव की लपेट में क्या दूसरे देश भी शामिल हो सकते हैं? और क्या ये व्यापक वैश्विक तनाव बन जाएगा? क्या इसमें वो पोटेंशियल भी है कि ये विश्व युद्ध वाली स्थिति बना ले? अचल सर, आपको क्या दिखाई दे रहा है? दिनेश नमस्कार। देखिए, गौरतलब ये है कि जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इसका दायरा जो है दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। ये शुरू में भले ही इजराइल वर्सेस ईरान रहा हो, फिर इसके बाद इजराइल प्लस अमेरिका वर्सेस ईरान हुआ, और जैसे ही लड़ाई आगे बढ़ी तो इसमें गल्फ कंट्रीज भी इसमें फिजिकल थ्रेट उन्हें गल्फ कंट्रीज को भी मिलना शुरू हो गया। आर्थिक प्रभाव इसका पूरे विश्व पे शुरुआती दौर से ही पड़ने लगा, और मुझे लगता है कि अब जो सिचुएशन हॉर्मुज स्ट्रेट में बन रही है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें चाइना और रशिया का ऑलमोस्ट खुल के बोलना और ये संदेश देना कि जो अमेरिका कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर बात है। उससे पहले वो ठीक है, वो सपोर्ट दे रहे थे, मॉरल सपोर्ट दे रहे थे ईरान को, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जो चाइना के इंटरेस्ट जो डायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। उसके ऊपर एक तो चोरी दूसरी सिराजोरी वाली बात की अमेरिका का ये कह रहा है कि अगर चाइना ईरान को सपोर्ट करेगा तो मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा, एज इफ चाइना को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। आपने तो उस पर 100% टैरिफ लगा के देख लिया, चाइना ने तब भी आपकी परवाह नहीं करी। आप ही को बैकआउट करना पड़ा। आपने देखा सॉफ्ट हुआ, डोनाल्ड ट्रंप को सॉफ्ट होना पड़ा वीज़ा-वी चाइना। अब उसकी मई में विजिट के बारे में भी बातचीत चल रही है। तो बात यह है कि ये मुद्दा जो है ईरान ने ब्लॉक किया, इसे ये अपने आप में बुनियादी तौर से गलत है, लेकिन इसको फर्दर कॉम्प्लिकेट जो अमेरिका ने किया वो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा निंदनीय है। इससे पूरी दुनिया को एक ऐसे कगार पे लाके खड़ा कर दिया। आर्थिक तो है ही है, अब सवाल ये है कि विश्व के दूसरे लोग जो बड़े सो कॉल्ड मिडिल पावर्स कहते हैं हम उनको, क्या वो एक मंच पे एक साथ आ सकते हैं? आ सकते हैं तो क्या कुछ वो ऐसा कर सकते हैं कि जिसका प्रभाव अमेरिका पे पड़े? अमेरिका तो वॉर से तो निकल गया अपने मिड टर्म इलेक्शंस को सामने देखते हुए, लेकिन जाते जाते पता नहीं क्यों उसके दिमाग में फिर से आया कि जब तक मैं होर्मुज नहीं खुलवाऊंगा शायद मेरी विक्ट्री जो है इनकम्प्लीट मानी जाएगी। बहुत सारे लोग इसकी वजह भी देख रहे हैं। ऑलरेडी उसने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं जीत गया। इसमें एक वजह यह भी देखी जा रही है कि तेल के मामले में, एनर्जी के मामले में दूसरे मुल्कों के मुकाबले अमेरिका होर्मुज के ब्लॉक होने के बावजूद बहुत हद तक सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है। लेकिन एक चीज है जो अमेरिका को भी परेशान कर रही है और वो उसी जगह से उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। वो कौन सी चीज है आगे हम अपने दर्शकों को बताएंगे, आपकी राय भी लेंगे। लेकिन जरा ये देखिए कि होर्मुज तनाव पर रशिया और चाइना की आपात बैठक हो रही है। रूसी विदेश मंत्री चीन के दौरे पर गए हुए हैं। होर्मुज संकट पर आपात बैठक की गई है। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि चाइना में और रशिया में गतिविधियों का बढ़ जाना, होर्मुज को लेकर ओपन स्टेटमेंट्स दोनों की तरफ से आने लगना, यह बता रहा है कि आने वाले दिनों में होर्मुज की वजह से ये चाइना और रशिया जैसी बड़ी ताकतें भी इस युद्ध में शामिल हो सकती हैं क्या, या ये ऐसा नहीं होगा इसलिए क्योंकि चाइना भी नहीं चाहता कि वैश्विक ताकत के तौर पर उसका जो भार हो रहा है वो अमेरिका को टेक ओवर करना चाहता है। अगर वो इस सब में पड़ गया तो फिर वो उसकी गति बाधित हो जाएगी। और रशिया पहले से ही यूक्रेन युद्ध की वजह से इतना डिप्लीटेड है रिसोर्सेज के मामले में कि वो भी ऐसा नहीं करेगा। क्या हो सकता है प्रोफेसर अमिताभ, ये रशिया चाइना इन्वॉल्वमेंट आपको दिखाई दे रहा है या आप समझते हैं दूर की कौड़ी? रूस का तो कम, चीन का इन्वॉल्वमेंट अब मुझे दिख रहा है। और ये मैंने परसों आपके अड़ी में भी कही थी कि होर्मुज स्ट्रेट को रोकना सिर्फ होर्मुज स्ट्रेट को रोकना नहीं है, वहां से जितनी आवाजाही होती है माल की, तेल की, वो सब रोक रहे हैं आप।
और इसमें चाइना का पर्सनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आपने बताया 90% तेल उनका वहां से जाता है। यही नहीं, ये एक ट्रेंड सेटर होगा। कल को मान लीजिए चाइना की झड़प होती है अमेरिका से, तो वो मलक्का स्ट्रेट बंद कर दें। और ये मलक्का स्ट्रेट बंद करने की बात नहीं, पूरी दुनिया में चीन के माल की आवाजाही मलक्का स्ट्रेट से होती है। तो ये एक ट्रेंड सेटर हो जाएगा। कोई एक सोवरेन कंट्री किसी कंट्री के या किसी इंटरनेशनल वाटरवे को ब्लॉक कर सकता है। और रूस ने, पुतिन ने पहले ही इस पे ऑब्जेक्शन किया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करना सही नहीं है। और अंतरराष्ट्रीय नियमों के प्रावधान को अगर देखें तो किसी भी इंटरनेशनल वाटर को ब्लॉकेड करना एक वॉर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। 1962 में भी जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, क्यूबा को उन्होंने घेरा था, तो कैनेडी कहते थे ये क्वारंटीन है। तो इस तरह पूरी दुनिया इसकी जद में आ जाएगी और तेल के प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है, ये समझ में आता है। ट्रंप साहब बोलते हैं कि हमें क्या, हमारे पास तो बहुत तेल है, लेकिन तेल के प्राइस जो है इंटरनेशनल ब्रेंट वो अमेरिका में ही फिक्स किया जाता है और वहां भी तेल के दाम बढ़ेंगे पूरी दुनिया में। और लॉन्ग टर्म अगर बढ़े तो रिसेशन होने का चांस है। तो पूरी दुनिया इसके जद में आएगी। और रूस और चीन अगर इसके लिए मीटिंग कर रहे हैं तो ये बहुत खतरे का संकेत है, जिसको दुनिया को समझना चाहिए कि ये सिर्फ हॉर्मुज तक ही लिमिटेड नहीं है। अगर यूरोप ने अपना पल्ला झाड़ लिया है तो क्या चीन और रूस इससे अपना पल्ला झाड़ेंगे? मुझे नहीं लगता है। अब चीन अपना असर्शन शुरू करेगा और वहीं पर बात बन के आएगी कि चीन, भारत जैसे देश जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट इन्वॉल्व है हॉर्मुज से, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि वो भी चाहेंगे इसको फ्री रखना। और यही ट्रंप करना चाहते हैं ब्लैकमेल के तौर पर। वो उनको दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमारा तो काम इससे चल जाएगा, आप अपना समझिए। तो वो ब्लॉकेड करके ईरान को ही नहीं पूरी दुनिया को संकेत कर रहे हैं कि इसको खुलवाना आपका काम है, मेरा काम रहा नहीं। ये जो तकरार बढ़ती जा रही है, क्या अब ईरान के साथ चाइना तो बहुत एक्सप्लिसिटली सामने आ रहा है क्या? असल में ये किन वजहों से और क्या फैक्टर्स हैं जो इन बातों को इंडिकेट कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका ने हॉर्मुज में ब्लॉकेड किया, नाकेबंदी की। यहां चाइना ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी कि इस तरीके का दखल अमेरिका की तरफ से दिया जाना ठीक नहीं है, बल्कि खतरनाक है। चाइना की धमकी के बाद अमेरिका की अकड़ यह कहा जा रहा है कि हॉर्मुज में कदरन ढीली पड़ गई और 24 घंटे के भीतर यूनाइटेड स्टेट्स की नाकाबंदी के बावजूद चाइना का जहाज, स्टारी समथिंग नाम है उसका, वो वहां से गुजरा हॉर्मुज से होकर। और चीन ने ऐलान किया कि ईरान से व्यापार और ऊर्जा संबंध हमारे हैं और अमेरिका कोई नहीं होता है इसमें अपनी टर्म्स डिक्टेट करने वाला। ये द्विपक्षीय मामला है, चाइना और ईरान का मामला है और अमेरिका इसमें अपनी नाक ना घुसेड़े, ये बात चाइना की तरफ से कह दी गई है। मतलब ये कि यहां पर हॉर्मुज को लेकर ये बहुत एविडेंट है कि तकरार बढ़ता जा रहा है और बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, लेबनान में हमले का बिल्कुल नया वीडियो आईडीएफ ने जारी किया है। स्ट्राइक का वीडियो सामने आया। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर हमला। ये देखिए, उधर लेबनान में हमले लगातार जारी हैं, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी हैं। कई जगहों पर तो सिविलियन ठिकानों के बीच में इन्होंने अपने अड्डे बनाए हुए हैं हिजबुल्लाह ने, और वहां पर भी लगातार हमले चल रहे हैं। ये जब सीज फायर का ऐलान किया गया उस दिन से ये कहा जा रहा था कि लेबनान को लेकर भी चीजें हो सकता है कि अब बहुत जल्द ट्रैक पर आ जाएं, मतलब वहां होने वाले हमले रुक जाएं। लेकिन आशीष, अभी तक तो ये दिखाई दे नहीं रहा है, बल्कि हमले इंटेंस हैं। 14 तारीख 15 तारीख को कुछ ऐसा हो सकता है लेबनान के हवाले से जहां शांति आ जाए, ये भी नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल। देखिए दिनेश, जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को, इनफैक्ट इफ यू कैन गो अ बिट फुल फ्रेम ऑन इट, क्योंकि जनरली हमें ये ब्लैक एंड वाइट तस्वीर थर्मल एफपीवी के जरिए दिखती है, लेकिन इस तरह से देखिए मारने के लिए जो मिसाइल्स दागी जा रही हैं, ये इजराइल की 162nd डिवीजन है, नेहाल ब्रिगेड जिसे कहते हैं, और ये सदर लेबनान में है। मारी जा रही है अलग से, लेकिन मारने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए अलग से एफपीवी जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स होते हैं उसको पहले डिप्लॉय और पोजीशन किया जा रहा है। ये देखिए एग्जैक्टली इट्स लाइक एडजस्टिंग योर कैमरा, ये मैसेजिंग जा रहा है। और इसीलिए एग्जैक्टली दिनेश जी जो आपने प्रश्न पूछा, लैंड एयर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन हो रहा है ये सदर्न लेबनान में। और जो आप बात कह रहे थे कि लेबनान में किसी तरह से इजराइल की तरफ से कोई एक पैसिवनेस आएगा, एक दो कदम पीछे जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मुझे ऐसा दिख रहा है एक पैटर्न को देखते हुए कि आईडीएफ अब लेबनान पर ज्यादा फोकस किए हुए है, और यही चीज इस तरह से लैंड और एयर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में दिखाई दे रही है। और हिजबुल्लाह के टारगेट्स के नाम पर लगातार रेगुलरली इंटेंस अटैक्स किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है यहां पर वेपन से, ये कहा जा रहा है यहां पर हिजबुल्लाह के एंटी टैंक पोजीशन से। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आईडीएफ कंटिन्यूस और इंटेंस अटैक्स कर रहा है।
यहां आईडीएफ के इन अटैक्स के बीच में देखिए, अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी की और नाकेबंदी में 15 अमेरिकी वॉरशिप अभी तक शामिल हैं। ये जो नेवल ब्लॉकेट किया गया है उसमें 15 अमेरिकी वॉरशिप शामिल हैं। गाइडेड मिसाइल और विमानों से लैस वॉरशिप्स हैं ये। मिडिल ईस्ट में तैनात वॉरशिप भी अलर्ट पे हैं। ईरान की धमकियों को देखते हुए होर्मुज के बाहर वॉरशिप्स की तैनाती। कॉमोडोर काले सर, ये जो तैनातियां हैं, ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट इसमें ज्यादा है या अमेरिका किसी इवेंचुअलिटी के लिए वाकई खुद को तैयार कर रहा है? नहीं, बट विदाउट फिजिकल इंटिमिडेशन तो कोई ब्लॉकेड हो ही नहीं सकता ना। देखिए दिनेश जी, तो फिजिकल इंटिमिडेशन के लिए वहां पर अपनी एसेट्स रखना जरूरी है। एंड समुद्र में वॉरशिप्स और अमेरिकन डीडीजी क्लास डिस्ट्रॉयर्स जो हैं, एजीज क्लास डिस्ट्रॉयर्स, ये जो 15 हैं, दे आर द वर्ल्ड्स बेस्ट। ये इस समय दुनिया के सबसे घातक डिस्ट्रॉयर्स हैं और वो वहां पर खड़े हैं। तो देखिए, अपनी ताकत को और अपने इंटेंशन को असर्ट करने के लिए उनका ताकत का ये डिस्प्ले है। एंड इसमें कोई शक नहीं है कि दैट इज द वे टू एनफोर्स ब्लॉकेड। बस दैट्स इट। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या वाकई जिस तरीके से ईरान ने इस जगह को माइन से, समुद्र के अंदर फिट की हुई माइन से पाट रखा है, क्या अमेरिका के पास वो स्किल, वो कौशल है, वो आने वाले दिनों में ब्लॉकेड के जरिए आखिरकार होर्मुज को ऐसा बना सके जहां से आबाद आवाजाही पूरी दुनिया के लिए सुनिश्चित हो सके, या केवल यहां पर एक रस्साकशी चल रही है और यह रस्साकशी आने वाले दिनों में बढ़ती जाएगी? अब जरा देखिए अमेरिका की तैनाती कैसी है। 15 युद्धपोत यहां तैनात हैं। फाइटर जेट्स, 15 फाइटर जेट्स इस जगह के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। 2 पनडुब्बियां इस जगह के लिए तैनात हैं। 16 डिस्ट्रॉयर लगाए गए हैं। 2 माइन स्वीपर भी लगाए गए हैं। 3 कॉम्बैट शिप भी इस जगह लगाए गए हैं। समुद्र में 35 किलोमीटर के दायरे में युद्धपोतों की तैनाती की गई है। जहाजों को ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स की दोनों की ही इजाजत लेनी होगी यहां से आने जाने के लिए, और यह जाहिर है इस समय उस जगह के लिए जो दुनिया के एनर्जी फ्लो के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, उसको देखते हुए यह बहुत बहुत खतरनाक स्थिति है। अब ये डिप्लॉयमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स, इनके बीच में से उभरने वाली सिचुएशन जो अगले हफ्ते भर के अंदर लोगों के सामने होगी, अचल जी आपका तजुर्बा क्या कहता है? दिनेश, थोड़ा एक मिनट सवाल मेरा यह है कि तनाव कम हो सकता है, कुछ ऐसे इंटरवेंशंस होंगे जिनसे तनाव कम होगा, कुछ ऐसे सद्बुद्धियां आ सकती हैं कुछ लोगों को तनाव कम हो, या फिर ये बढ़ता हुआ ही देख रहे हैं आप आने वाले दिनों? नहीं, फिलहाल तो इसका जो कुछ भी हो रहा है वह तनाव बढ़ाने वाली दिशा में ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीच बीच में सोबरिंग इफेक्ट हो जाता है। जैसे अभी इनके जेडी वांस की एक स्टेटमेंट आई थी। उन्होंने कहा कि उसका कुल सारांश ये था कि ये जो लोग आए थे ईरान से नेगोशिएट करने के लिए, उनके पास अथॉरिटी नहीं थी कोई डिसीजन लेने की, और उन्हें जो आईआरजीसी और कमांड उधर से सुप्रीम लीडर के यहाँ से जो अप्रूवल चाहिए थे वो उन्हें उस दिन नहीं मिले, तो हमारी जो बातचीत है वो रुक गई। लेकिन बातचीत दोबारा शुरू हो सकती है अगर वो जो हमने कंडीशंस रखी हैं। तो एक तरफ बातचीत का रास्ता भी खुला रखा हुआ है, दूसरी ये भी एक एनकरेजिंग है कि बातचीत के फेल होने के बावजूद फिलहाल इजराइल का या अमेरिका के ईरान के ऊपर अटैक होना ये नहीं देखा जा रहा। अभी कुछ खबरें आई हैं थोड़ा सा अचल सर, कुछ एक खबरें ये आ रही हैं कि अब पाकिस्तान जो है फिर से कुछ पहलकदमियां कर रहा है और हो सकता है आने वाले दिनों में फिर से एक बातचीत का दौर हो। लेकिन पहले बातचीत में जो हमने हाल देख लिया, कोई हेडवे तो बन नहीं रहा है। दूसरे दौर की मान लीजिए हो भी जाती तो उससे होगा क्या? आपने महत्वपूर्ण बात कही है कि तनाव सिर्फ बढ़ने की दिशा में ही आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसी स्थिति में दक्षिणी लेबनान में क्या चल रहा है? आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन देखिए, ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। आईडीएफ ने जारी किया ऑपरेशन का वीडियो, ये ग्राउंड ऑपरेशन, और जैसा अभी आशीष आपको बता रहे थे, एयर, ग्राउंड और वाटर, ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स चल रहे हैं। और जो लोग ये समझ रहे थे कि लेबनान को लेकर भी इंटेंसिटी में कुछ कमी आ सकती है आने वाले दिनों में इजराइल की तरफ से, वो और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब क्या इसको लेकर कुछ इजराइल ने पहले से ठान रखा है? क्या ग्रेटर इजराइल वाली बातें जो दुनिया में कही जाती हैं, क्या उस तरफ कोई ये कदम है, या वाकई हिजबुल्लाह की तरफ से जो थ्रेट परसीव किया जा रहा है उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है? ये एक्चुअली क्या किया जा रहा है काले सर? देखिए दिनेश जी, आप किसी भी इवेंट होता है तो उसके पीछे लोग बहुत सारी अटकलें लगाते हैं और बहुत दूर की सोचते हैं। तो स्ट्रेटेजिक टर्म्स में, मतलब आप अगर 10, 15, 20 साल की सोच रहे हैं तो यस, ग्रेटर इजराइल का जो लोग प्रोपोगेट कर रहे हैं आइडिया, वो पॉसिबिलिटी तो कुछ भी हो सकती है। परंतु यदि टैक्टिकली और बिल्कुल मिलिट्री दृष्टि से आप देखें तो लेबनान को खत्म करना जो है इजराइल का पिछले कई सालों से एम रहा है।
एंड वो एम अब अचीव हो रहा है। आप ईरान के साथ हमले के बाद एक्चुअली ही इज अचीव्ड मोस्ट ऑफ हिज एम्स। अब ये एक एम है जो बिल्कुल उनके बॉर्डर पे बचा हुआ है, एक हमास टाइप बड़ी थ्रेट है एक साइड पे, जिसको वो खत्म कर रहे हैं, उसकी जगह एक बफर जोन बना रहे हैं, तो अपने आप को सेफ रख रहे हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये है कि इस पूरी कहानी में जो मिलिट्री एम के अलावा उनके जो स्ट्रेटेजिक एम्स हैं, जो इनिशियल स्ट्रेटेजिक एम्स हैं, वो भी पूरे हो रहे हैं। देखिए ये सीज फायर इज द बेस्ट टाइम फॉर देम एक्चुअली कि किसी तरह से वो अपनी जीत लेबनान के ऊपर, दैट मींस हिजबुल्लाह के ऊपर एस्टैब्लिश करें। और जो पीस टॉक्स अभी जो प्लान हुई हैं यूएस में मार्को रूबियो के साथ, उस पीस टॉक में वो लोग एक लेबनान के साथ एक डिसीजन पे आना चाहते हैं, गवर्नमेंट जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है लेबनान की, उसके साथ कि आगे हिजबुल्लाह को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। तो आई थिंक ये बिल्कुल ही मतलब सामने दिखने वाला सच है। अब इसके आगे क्या होगा 15 साल बाद, दैट वी कैन कीप डिबेटिंग। चाइना, पाकिस्तान, रूस और ईरान के शिप शामिल हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के आंकड़े से यह जानकारी मिली है कि इस दौरान ये शिप्स वहां से गुजरे हैं। तो सवाल यह है कि ये शिप्स वहां से गुजर कैसे पाए। दूसरे, ये जो रिच स्टारी ये जो शिप है चाइना का, जब वहां से गुजरा होगा तो क्या अमेरिका की तरफ से उसको भी कोई पैगाम दिया गया होगा कि आप यहां से मत जाइए, कोई कम्युनिकेशन उसके साथ भी एस्टेब्लिश किया गया होगा, या अमेरिका इस तरीके के कन्फ्रंटेशन से बचेगा? क्या हो रहा होगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन आशीष, क्विकली क्या बता रहे हैं आप? देखिए, जो ये शिप्स के जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं, मैं आपके दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा कि 2 शिप्स तो वो हैं, फॉरगेट अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेड, उन शिप्स पर बहुत पहले से यूएस और उन कंट्रीज, उन कंपनीज पे यूएस सैंक्शंस लगे हुए हैं। यानी कि जिस पर पहले से अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं, जिन शिपिंग कंपनीज पे, जिन शिप्स पे, जिन देशों पे, वो तक नहीं रोक पा रहे हैं। फॉरगेट अबाउट न्यूट्रल, ये तो वो शिप्स होते हैं जो जनरली भी आप वॉर में नहीं है, अगर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए हैं उन शिप्स पर, उन कंपनीज पर, तो फिर आप ये शिप्स कहीं पे भी वर्ल्ड में मूव करें, आपके यूएस अभी की आई तस्वीर, ये जब चाइना का शिप वहां से गुजर रहा था उस दौरान की तस्वीरें, आशीष, जो आपने हमको अभी दी, हमने उसको यहां देखिए अपने दर्शकों के सामने यहां पर हाजिर किया है। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है? देखिए, ये रिच स्टार, ये एग्जैक्ट जो मरीन ट्रैफिक का आ जाइए जरा, इसको एक्सप्लेन करते हैं, अपने दर्शकों को बताते हैं इस जगह पर जरूर। और फिर ये देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत अच्छे से दर्शक जिसको समझने लगे हैं, और ये शायद वो पाथ है जिसके बारे में आप अभी बता रहे हैं जहां से होकर ये शिप गुजरा है। एग्जैक्टली, देखिए ये पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, और रिच स्टारी ये 13 तारीख यानी कि कल इसने अटेम्प्ट किया, लेकिन पास नहीं हो पाया। आज पूरी तरह से अटेम्प्ट करके सक्सेसफुली पास हो गया, और ये वो शिप है जो यूएस सैंक्शंस के अंडर में ईरान वॉर के पहले से है। न केवल रिस्टारी, बल्कि एल्पिस नाम का भी एक और मरीन टैंकर है जिसने एग्जैक्टली सेम ट्रैक को पार किया। और एज वी स्पीक, जब ये लाइव चल रहा है शो, इस समय पर एल्पिस भी यहां से बाहर निकल चुका है कोमोरोस आइलैंड के फ्लैग के साथ में। और दिनेश जी, वो शिप भी यूएस सैंक्शनड है, यानी कि जो पहले से सैंक्शनड है, अमेरिका उनको नहीं रोक पा रहा है। तो जितने आपने अभी शिप्स, डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप्स, ये किसी काम के नहीं आ रहे हैं, और शिप्स आसानी से, और ये लाइव डेटा ट्रैकर है, आसानी से इसकी वजह क्या हो सकती है? अमेरिका चुपचाप खड़े खड़े इनको जाते हुए कैसे देख सकता है जब इतनी बड़ी बात उसने कह दी है ब्लॉकेड के संदर्भ में? यानी कि वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो क्या कर सकते हैं, फोर्स प्रोजेक्शन है, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में यहां पर एक और बड़ा गेटकीपर, सेकंड और बड़ा गेटकीपर बनने की कोशिश कर रहा है, उसमें प्रैक्टिकली अभी तक अनसक्सेसफुल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बगैर ऐलान के असर में चाइना जो चाह रहा है वो कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है उसने कोई बड़ी बात नहीं कहा हो, ये नहीं कहा हो कि तुम खड़े रहोगे तो भी हम वहां से निकल जाएंगे, लेकिन अमेरिका को मालूम है कि इनसे पंगे नहीं लेना, निकलने दो इनको? देखिए, अमेरिका ये चाह रहा है कि किसी तरह से जो मैसिव ब्लॉकेड, जो भी आपने अभी लिस्ट बताई ना वेपन प्लेटफॉर्म्स की, वो लगभग यहीं पर हैं, बहुत नजदीक नहीं जा रहे हैं ईरान के। इन सबको यहां पर जुटाने का मतलब है कि कोई एक फ्लैश पॉइंट, कोई एक ईरान की तरफ से मिसाइल आएगी और फिर वो बड़े एक बारूद के गुबार में हो जाएगा, और चाइना ये नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर यहां पर बड़ा वॉर हो गया तो उसकी सप्लाई भी बंद हो जाएगी। महाशक्तियों के साथ एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनको बड़े बोल बोलने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बोल दिए हैं तो निभाना उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है, वरना फिर जाहिर है वो हल्के में लिए जाते हैं। अब इस तरह की बातें कर देना, नेवल ब्लॉकेड के बारे में इतनी बड़ी बात और अल्टीमेटम दे देना, और उसके बाद उसकी नाक के नीचे से वहां से अगर इस तरीके से जहाज होकर गुजर रहे हैं, इसके मायने क्या है? प्रोफेसर अमिताभ आपसे जानेंगे। लेकिन रशिया, ईरान और चाइना, क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर का सीन बन रहा है?
मेदवेदेव, अब जरा ये बहुत क्विकली देखिए, ये क्यों कहा जा रहा है कि नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक सीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेदवेदेव ने कहा होर्मुज ईरान का परमाणु बॉम्ब है, मतलब ये एक ऐसी जगह है जहां पूरी दुनिया को अगर ईरान चाहे तो परमाणु बॉम्ब जैसी पीड़ा दे सकता है, त्रास दे सकता है। यह बात मेदवेदेव कह रहे हैं तेल सप्लाई के संदर्भ में। और यहां रूस ने क्या कहा, अमेरिका की नाकेबंदी करना यह पूरी तरह से गलत है। यह भी कहा कि यह जोर जबरदस्ती से नहीं होना चाहिए, जो कि इस समय यहां पर किया जा रहा है। जोर जबरदस्ती से नहीं, कूटनीतिक तौर पर ही यहां पर शांति संभव है। यह बात अगर चाइना और रशिया की तरफ से बड़े एविडेंट स्टेटमेंट्स के तौर पर आ रहे हैं, चाइना के जहाज को रोकने में आप देख रहे हैं यहां कोई ब्लॉकेट जैसी चीज नजर नहीं आ रही है, तो क्या यह बात जो रशिया और चाइना की तरफ से कही जा रही है प्रैक्टिकली अमेरिका समझ रहा है और इसीलिए वो किसी जहाज को रोक नहीं रहा है जो चाइना से ताल्लुक रख रहा है? देख रहे हैं आप कैसे निकल रहा है। और देखिए होर्मुज संकट पर रूस और चाइना साथ आ गए। यहां पर यूनाइटेड नेशंस में रशिया और चाइना ने अमेरिकी प्रस्ताव को वीटो किया। बहुत दिन पहले की बात नहीं, अभी 7 तारीख की बात है। बहरीन और अमेरिका ये प्रस्ताव लेकर आए थे, चाइना और रशिया ने उसको यूनाइटेड नेशंस में वीटो किया। होर्मुज के संदर्भ में था कि यहां ईरान का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, यह कहा जा रहा था बहरीन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, और इसको वीटो कर दिया रशिया और चाइना ने। अमेरिकी नाकाबंदी को खतरनाक भी बताया। मैं ये बता रहा हूं आपको कि होर्मुज के बहाने ईरान, चाइना और रशिया का गठजोड़ और मजबूत होता जा रहा है, जिसको असल में अमेरिका चाह रहा था कि यह नहीं होना चाहिए। और सर्गेई लावरोव ने, आप इस समय आप जानते हैं वो बीजिंग के दौरे पर हैं, और इस तरह की स्थितियां जब प्रिवेलेंट हैं होर्मुज में, तब उनका ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, ये बात मैंने आपको पहले बताया ही। और होर्मुज पर नए गठबंधन की दिशा में रूस, चाइना, ईरान दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के लिए कितना बड़ा सरदर्द होगा, और क्या ऐलान कर दिया, लेकिन अगर वहां ब्लॉकेड एक्चुअल में किया नहीं जाएगा तो फिर जाहिर है तनाव की कोई स्थिति बनेगी नहीं। चाइना ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, यह बात मैंने आपको पहले बताया ही। और होर्मुज पर नए गठबंधन की दिशा में रूस, चाइना, ईरान दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के लिए कितना बड़ा सरदर्द होगा, और क्या ऐलान कर दिया, लेकिन अगर वहां ब्लॉकेड एक्चुअल में किया नहीं जाएगा तो फिर जाहिर है तनाव की कोई स्थिति बनेगी नहीं। प्रोफेसर अमिताभ, ये क्या हो रहा है यहां पर? देखिए, ये एक नए वैश्विक व्यवस्था का एक तरह से आप समझे कि शुरुआत हो रही है। ये किस तरह की व्यवस्था है ये? मैं बता रहा हूं। देखिए, रूस इस समय अलग थलग पड़ा था, चीन उसके साथ था, डिप्लोमेटिकली एटलीस्ट मिलिटरीली नहीं भी हो तो। यूरोप इस समय पूरी तरह से अलग थलग पड़ गया है अमेरिका से, और अमेरिका और इजराइल ही सिर्फ खड़े दिख रहे हैं। और ये जो सारा झंझट है इस रीजन का, वो अमेरिका और इजराइल की देन है। यानी वो समझ रहे हैं अमेरिका इजराइल इस समय शांति के पक्ष में नहीं है, तो वो एक ऐसी व्यवस्था भी चाहते हैं कि जिसमें जो दादागिरी है अमेरिका की वो कम हो। और यही सबसे अच्छा मौका है कि इसी समय पर वो चैलेंज किया जाए। और जो शिप पार कर रहा था वो सैंक्शन शिप है, इसीलिए पार कर रहा था। अगर वो इंश्योरेंस कंपनी से सैंक्शन नहीं रहता तो वो नहीं जा पाता, क्योंकि उसको परमिशन नहीं थी उधर से जाने की। और अगर पूरी तरह से ये होर्मुज स्ट्रेट बंद करके ईरान और अमेरिका रखते हैं बहुत दिन तक, तब कॉन्फ्रंटेशन और बढ़ जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, ये नए विश्व व्यवस्था की इजाद कर रहे हैं ये जितने राष्ट्र हैं इस समय, और वो विश्व व्यवस्था जैसे जैसे ये क्लियर होगा कि ईरान किधर जा रहा है या ईरान युद्ध किधर जा रहा है, उसको देखकर भी लग रहा है। और अमेरिका पे भी दबाव अब बढ़ेगा कि वार्ताएं करें, शांति लाएं। रूस से भी आएगा, चीन से भी आएगा, यूरोप से तो पहले से ही आ रहा है। ट्रंप कितना तैयार होते हैं, ईरान कितना तैयार रहता है, ये बात की बात है, लेकिन एक बीच का रास्ता निकलेगा। वो फिर पीछे वाली स्थिति में जाने की स्थिति में अब कोई नहीं है। चलिए, अब कोई रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाएगा, लेकिन कोई बीच का रास्ता बनेगा। क्या वाकई ऐसा होगा? और होर्मुज में अमेरिका का सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा डर क्या है अमेरिका का होर्मुज के अंदर? कतर दुनिया का सबसे बड़ा हीलियम उत्पादक देश है। यह बात बहुत महत्व की है और इसको समझना चाहिए। यही बात अचल सर मैं कह रहा था कि सिर्फ तेल और गैस नहीं है। अब ये देखिए, ये हीलियम कितनी जरूरी। वैश्विक उत्पादन का लगभग 30 से 35% हीलियम सप्लाई यहां से होता है। कतर से निकलने वाला हीलियम जहाज से ताइवान भेजा जाता है, और ताइवान में बनने वाले चिप में हीलियम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मिसाइलों में लगने वाले चिप, तमाम दूसरे गैजेट्स में, इक्विपमेंट्स में लगने वाले, इंस्ट्रूमेंट्स में लगने वाले चिप ताइवान में हीलियम के जरिए बनाए जाते हैं। और अमेरिका को डर है कि हीलियम सप्लाई रुकी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी,
कि बाकी जगह तो बता देते हैं कि हमारे पास बहुत तेल है और गैस है, दुनिया अपनी परवाह करे, लेकिन चिप की परवाह तो उसे भी है। और इसी वजह से चाइना भी होर्मुज में एक्टिव हो गया है कि अमेरिका को यहां थामना बड़ा जरूरी है और अमेरिका के लिए भी एक बड़ा डर है। क्या ये एक महत्वपूर्ण बात आपको भी लगती है अचल सर? नो डेफिनेटली, देखिए अमेरिका ताइवान से काफी चिप्स के लिए, जहाँ तक चिप्स का सवाल है, इन चीज़ों को लेकर काफी डिपेंडेंट है। और अगर इसमें भी सप्लाई चेन्स में डिसरप्शन होती है तो इसमें तो अमेरिका का खुद का नुकसान है। और अगर आप चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर ये सप्लाईज अमेरिका को रुकती हैं तो इसमें तो चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदे वाली बात है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म बात है। अभी आने वाले, अगर ये लंबा चलेगा तो ये सब चीजों का इम्पैक्ट तो हर चीज का, हर पूरी दुनिया के हर देश के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसको आप सेगमेंटेशन में करके अगर आप देखेंगे तो वो बात नहीं है। बात ये है कि टोटल ग्लोबल इम्पैक्ट इसका कितना होने वाला है। ऑलरेडी अरबों रुपए का जो है नुकसान हो चुका है, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से हो, चाहे वो इन्फ्लेशन को लेकर हो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि हर वो कंट्री जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट होगी, अगर वो सामने आएगी और प्रेशर बढ़ाएगी तो तभी इसमें कुछ हो सकता है। देखिए, हॉर्मुज़ खुल सकती है। ईरान न्यूक्लियर डील की जो हम बात कर रहे हैं, या कॉम्पनसेशन की बात कर रहे हैं, या डी फ्रीज करने की बात हो रही है ईरान के एसेट्स को, न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ईरान ऑलरेडी 2015 में एग्री कर चुका था। अगर उसी फ्रेमवर्क को लेकर और वो जो बातचीत आगे बढ़ी थी, और इस साल जो ओमान में एक सहमति बनी थी, अगर इन सबको मिलाकर एक नया एग्रीमेंट किया जाए और बदले में ईरान को कंसेशंस दी जाए, उसको एसेट्स को डीफ्रीज किया जाए और उसको सैंक्शंस हटाई जाए, और उसी के साथ हॉर्मुज़ का जो आप एक बड़ी बात कह रहे है उसी को उसमें भी लिंक किया जाए। ये तो कई लोग कह रहे हैं अचल सर, ये कई लोग जी। कह रहे हैं कि JCPOA से हटने की वजह ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप को उसमें अपनी मोहर चाहिए थी, कि कोई ऐसी हाँ, चीज तो जो उन्होंने शुरू की हो, वो तो मतलब आप वो लगा लेंगे। हाँ, आप लगा मतलब सकते हैं। क्या उसी तरीके का JCPOA जैसा ही कोई कागज लाया जाएगा जिसको ट्रंप डॉक्यूमेंट या ट्रंप ट्रीटी कहा जाएगा और उसके बेसिस पर वो लागू किया जाएगा क्या वैसा? तो क्रेडिट वो लेना चाहेंगे ना, अपनी लेगेसी हाँ। कुछ तो छोड़नी है उन्होंने। वो लेगेसी के भूखे हैं भाई। पहले वो लेगेसी छोड़ना चाहते थे एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट पीस मेकर, फेल हो गए वहां पे। अब वो झूठे सच्चे क्लेम कि मैंने 8 लड़ाइयां रुकवा दी, मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। अब वो और लेगेसी कोई ना कोई तो छोड़ के जाना चाहते हैं। इज डेस्परेट कि तो दुनिया उसके इतिहास में जो है बाद में ट्रंप का नाम जो है अच्छे से याद किया जाए। चलिए, और और वो तो अपने आप को अभी जीसस क्राइस्ट भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया को बचाने वाले आए हुए हैं वो। राइट। तो वो डोनाल्ड ट्रंप, बट ऑन ए सीरियस नोट, हाँ। अगर सच में अमेरिका और इजराइल चाहते हैं हाँ। तो मेरे हिसाब से जब टेबल पे बैठे हाँ। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर एग्रीमेंट हो सकता है। इस एग्रीमेंट को आप लिफ्टिंग ऑफ सैंक्शंस, डीफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स के साथ जोड़कर और हॉर्मुज़ को अनब्लॉक करने के साथ जोड़कर एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी नीयत है। नीयत। और पहले दौर में तो सर ये नहीं नजर आई ना। ईरान में हमारा मिशन अभी पूरा नहीं, मोसाद चीफ ने कहा। ईरान में सत्ता परिवर्तन तक मिशन जारी, मोसाद चीफ का कहना है। ऑपरेशन के दौरान IDF ने अपने खतरों को खत्म किया, मोसाद चीफ ने कहा। उन मिसाइलों को हमने तबाह किया जो इजराइल के लिए खतरा थी। यही बात यहां अचल सर कह रहे थे कि अमेरिका नहीं, इजराइल भी साथ में आए टेबल में, और अगर उनकी एक तरीके से साझा विल इस मामले में दिखाई देगी तो यह बात बन भी सकती है। लेकिन इस समय ये कितनी आदर्श बातें हैं या कितनी व्यावहारिक, सवाल यह है प्रोफेसर अमिताभ। देखिए, आदर्श तो हमेशा किसी भी पीस डील को करना हो तो वो रहेगा, लेकिन अगर ये सत्ता परिवर्तन इनका इंटेंशन है तो वो भूल जाएं, फिलहाल तो भूल जाएं, क्योंकि इस तरह सत्ता परिवर्तन होता नहीं। और बीच में जब आप सैनिक नहीं भेजेंगे फील्ड में तो आप कैसे सत्ता परिवर्तन करेंगे? और सत्ता परिवर्तन के बाद संभालेगा कौन? क्या सीरिया लीबिया बनने देना चाहते हैं इतने बड़े देश को आप? तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन हमेशा मैं कहूं इजराइल पिन प्रिक करता रहेगा अमेरिका को कि आप यहां कुछ कीजिए या मैं कुछ करता हूं, और ये चलेगा काफी दिनों तक। लेबनान और हमास की तरह तो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन बीच बीच में जहां खबर लगे कि यहां न्यूक्लियर, मतलब आप ये कह रहे हैं सर इस पूरे मामले में असल में रिमोट जिसके हाथ में है वो इजराइल है?
देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन की समस्या जो बॉटम ऑफ द प्रॉब्लम है उसमें कोई जा ही नहीं रहा है। ये फिलिस्तीन का समस्या जब तक नहीं सुलझाएंगे ये बीट अराउंड द बुश करते रहेंगे, घूमते रहेंगे गोल गोल पेड़ के किनारे कि आप कहां हैं। तो ये प्रोफेसर अमिताभ कह रहे हैं घाव छोड़कर बाकी जगहों पर जब तक पट्टी लगती रहेगी तब तक वो घाव ठीक नहीं होगा। और देखिए, होर्मुज की नाकेबंदी पर सऊदी अरब की अमेरिका से अपील। नाकेबंदी से पीछे हट जाएं, सऊदी अरब ने कहा। ईरान तेल सप्लाई का एकमात्र रास्ता भी बंद कर देगा। शांति वार्ता फिर से शुरू करें ईरान और अमेरिका। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये बड़ी खबर है। ईरान बाब अल मंदेब को भी बंद कर देगा, ये डर भी लगा हुआ है सऊदी को। अब देखिए यहां क्या कहा जा रहा है कि ये इतनी सारी विकट परिस्थितियों को जन्म दे देगा, उससे बढ़िया है बातचीत की टेबल पर जाओ और कोई रास्ता निकाल लो। ये दुनिया भर में कहा तो जा रहा है, लेकिन क्या ये होगा? होर्मुज पर अमेरिकी पहरा, तो क्या मिडिल ईस्ट में डर फैला हुआ है? इसी डर को सऊदी इस समय आवाज दे रहा है क्या? यहां पर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है। होर्मुज पर अमेरिकी पहरा, मिडिल ईस्ट में डर। तो क्या ये ट्रंप को समझा रहे होंगे? पहले जिन्होंने कहा कि जाओ जाओ जल्दी करो, अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, क्या आप वही कह रहे होंगे कि इधर देखो होर्मुज में वैसा मत कर देना कि बाब अल मंदेब तक फैल जाए मामला, हमारा खेल खराब हो जाएगा? सऊदी अरब की यूनाइटेड स्टेट से घेराबंदी हटाने की अपील। यूनाइटेड स्टेट से कहा घेराबंदी से ईरान और भड़क उठेगा। ईरान बदले में बाब अल मंदेब को भी बंद कर देगा और हूती के जरिए तेल टैंकरों पर हमले, यमन से हमले होंगे और यह बढ़ जाएगा। बाब अल मंदेब से 25 मिलियन बैरल हर दिन सप्लाई करता है सऊदी अरब। यहां से इतना तेल जाता है सऊदी अरब का। सऊदी अरब जब ये कह रहा होगा तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे होंगे? तब तो कह रहे थे कि हमले करो, अब ये क्यों कह रहे हो? क्या ऐसा कहा जा रहा होगा काले सर? नहीं, देखिए, सऊदी अरब की अपनी प्रॉब्लम है। सऊदी अरब वांट्स टू कंटिन्यू, वो अपना तेल जो है बेचना कंटिन्यू करना चाहते हैं। और मुझ बंद हो गया तो बाब अल मंदेब के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पाइपलाइन से वो भेज ही रहे हैं, परंतु जितना वो तेल भेज सकते हैं उससे तो बहुत कम भेज रहे हैं। तो इस समय जो है एज इट इज मिडिल ईस्ट में सबको अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, बिकॉज उनकी अर्निंग केवल तेल के बेचने से है। अगर एक महीने तक अर्निंग नहीं हुई तो आप खुद सोच सकते हैं कि वहां पर क्या प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। रिजर्व्स हैं बट कब तक चलेंगे आफ्टर ऑल? तो अगर ये ब्लॉकेड ज्यादा देर तक चलता है और हुतीज इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो पॉसिबिलिटी दिख रही है, बिकॉज अगर ईरान को रिप्रीव नहीं मिला तो डेफिनेटली हुतीज एक्टिव होंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो वही तरीका है प्रेशर केवल बनाने का। 15 सेकंड में आपसे मैं ये आशीष जानना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जो जेरासोवो जिस तरीके से एक भूमिका बनाता हुआ दिखाई दिया, पोलैंड वर्ल्ड वॉर 2 के लिए, क्या होर्मुज हो सकता है इस बार के वर्ल्ड वॉर के लिए वो जगह? वर्ल्ड वॉर तो नहीं, पर ये जरूर हो सकता है कि जो लास्ट बड़ी रिसेशन आई थी या फिर इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ था, ये उसके पास लेके जा सकता है, अगर भारत और बाकी जो ऐसे देश हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं वो इस टेबल पर नहीं बैठेंगे। तो मुझे यह भी लगता है कि युद्ध का भी स्वरूप बदल गया है। परंपरागत युद्ध जिस तरीके से लड़े, एक जमाने में तीर धनुष वाले लड़े जाते थे, बाद में फिर आपने देखा गोला बारूद वाले आ गए, अब बहुत डिफरेंट आ गए हैं, अब साइबर वाले भी हैं, इकोनॉमी वाले भी हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से विश्व युद्ध चल रहा है, इसका दूसरा स्वरूप केवल सामने आना बाकी है। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का मेरे साथ आज की शाम इस चर्चा में जुड़ने के लिए।